गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार आज चर्चा करने जा रहा हूँ आरंभिक भारतीय इतिहास के स्रोतों और अध्ययन के दृष्टिकोण, द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड अप्रोच फॉर स्टडी ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही रोचक टॉपिक है। तो जब इस पे बात करने से पहले मैं दो तीन बातों को इतिहास की दृष्टि से पहले क्लियर करूं। बड़े बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं बताने जा रहा हूं और आप सब जानते होंगे। बस एक रिवीजन कर लेते हैं। तो तीन शब्द को समझिए। प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? चूँकि पढ़ना सब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिस्ट्री ही है, लेकिन आरंभिक चीज़ों को प्री हिस्ट्री, बीच की चीज़ों को प्रोटो हिस्ट्री और आखिरी चीज़ को इतिहास कहा जाता है। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इन टोटलिटी इतिहास का हस्तक्षेप इतिहास की पुस्तकों में, इतिहास की कक्षाओं में 90% होता है, इसलिए बहुमत से उसको इतिहास बोल देते हैं। ये तो बड़ा अजीब लगेगा ना कि प्रारंभिक प्री हिस्ट्री, आद्य हिस्ट्री और इतिहास की पुस्तक, बस, और इसका कोई पर्पस नहीं है। तो प्री हिस्ट्री का मतलब है, हिस्ट्री को बड़ा मोटे शब्दों में समझ लिए कि हिस्ट्री वही है जो साक्ष्य आधारित है। साक्ष्य से अगर हिस्ट्री नहीं जुड़ा है तो गप है और साहित्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़ी जवाबदेही से अपनी किसी भी विश्लेषण को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी समझ को इतिहास में एंट्री तब मिलती है जब पुख्ता साबुत हो। मैं भी वही चीज़ पढ़ाऊँगा जिसके सोर्स हैं, और यू कैन आस्क, कोई भी हमसे पूछ सकता है कि आप जो ये बता रहे हैं उसका क्या साक्ष्य है। तो बड़ी जवाबदेही से मुझे वो साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा मैं सर्वथा अयोग्य घोषित हो सकता हूँ और ये एक अपराध हो सकता है, बौद्धिक अपराध। तो इतिहास ये नहीं है कि मनमाने ढंग से कर दे। हाँ, एक खूब आज़ादी इतिहास देता है जिससे ये अन्य सभी विषयों से अलग हो जाता है। क्या देता है आज़ादी? इंटरप्रिटेशन, इतिहास में व्याख्या करने का, निष्कर्ष पे पहुंचने की आपको थोड़ी आज़ादी होती है। कैसे होती है? उन्हीं सोर्सों का पुनर्मूल्यांकन करके आप अपने अलग निष्कर्ष बना सकते हैं। चूँकि उसके जो दो मुख्य कारण हैं, चूँकि इतिहास में बड़ी गतिशीलता है, इतिहास कोई ठहरा हुआ विषय नहीं है, तो जब वो गतिशील है बहुत, अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो इतिहास में दर्ज होता जा रहा है। उसका बहुत कम हस्तक्षेप वर्तमान के संदर्भ में, सब कुछ अतीत होता जा रहा है। इसलिए कितना इतिहास का कितना रिश्ता समय से है, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब सक्षम होता है तो अपने साथ सारी चीज़ों को सक्षम बनाता है, वो एम्पावर्ड करता है, सोसाइटी को भी करता है, सोसाइटी के सारे कंसर्न को करता है, जिनसे उनका जुड़ाव है, जिनसे वो लगे हुए हैं, सब पे उसका असर पड़ता है। क्योंकि आज एविडेंस को जांचने परखने का बहुत साइंटिफिक मेथड्स हमारे पास हैं और उससे बड़ा सटीक विश्लेषण हो सकता है, निष्कर्ष निकल सकता है। तो चीज़ों को आप अपने नज़रिए से, साक्ष्य के माध्यम से, जो भी आप जैसे चाहें एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
ये मद्दा अगर आप में है तो आपको कोई रोकता नहीं। तो प्राग इतिहास का मतलब है कि इतिहास दो स्रोतों से चलता है। एक स्रोत है, हालांकि आदतन दोनों स्रोत मुख्य है, साइलेंट है, आपको पूरी आज़ादी देता है कि भाई इसका प्रकटीकरण कैसे करो, इसका सामान्यीकरण कैसे करो, जनरलाइजेशन कैसे करो, जो हिस्टोग्राफी का एक तरीका है, इतिहास लेखन की का एक तरीका है। तो एक स्रोत है जो कहीं ना कहीं हमको देखकर, परखकर, छूकर, जांचकर, लैब टेस्ट करके उसके फैक्ट्स, उसके आधार पर उसका फैक्ट्स हम बनाते हैं, जिसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, जो किसी भी शक्ल में हो सकता है। ज़मीन के अंदर हो सकता है, ज़मीन के ऊपर हो सकता है, वो किसी भवन के रूप में हो सकता है, वो किसी सिक्के के रूप में हो सकता है, वो किसी हथियार के रूप में हो सकता है, वो किसी उपकरण के रूप में हो सकता है, वो किसी बर्तन के रूप में हो सकता है, वो किसी औजार के रूप में हो सकता है। तो जब से कार्बन डेटिंग सिस्टम 14 आया है तो हम किसी भी चीज़ का रेडियो एक्टिव डिकेड प्रोसेस से, उसके क्षरण से उसके वर्ष को हम पता कर लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों से एक पैटर्न बनता है, एक प्रारूप बनता है, इतिहास बनता है। तो ऐसे सारे स्रोत से जो इतिहास गढ़ा जाता है, केवल और केवल उसके कोई दूसरे स्रोत नहीं है, कहीं किताबों में नहीं है, कहीं कुछ उसकी चर्चा नहीं है। उससे जो इतिहास डिकोड होगा, उससे जो इतिहास के अर्थ निकलेंगे और उस काल की जो बातें होंगी वो प्री हिस्ट्री के अंदर आती है। तो कंसेप्ट क्लियर कि प्री हिस्ट्री का मतलब है कि जो कुछ भी आर्कियोलॉजी बेस्ड हो, पुरातात्विक साक्ष्यों पे जिसका निर्माण हुआ हो, उसको हम प्रागैतिहास कहते हैं। इसमें इसको रिच बनाया इतिहास वाले ने नहीं। इतिहास तो हल्का फुल्का इसको रेकी करता है। इसको ये बड़ा कंसर्न एक सब्जेक्ट है। अब तो इंटरडिसिप्लिनरी होने का ये फ़ायदा है कि एंथ्रोपोलॉजी को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। एंथ्रोपोलॉजी वालों ने इसको बहुत रिच बनाया, चूँकि बहुत जीवाश्म का अध्ययन करना, हर चीज़ का कल्चर, तो ये मूलतः इस पे जिसका एकाधिकार है सोशल साइंस में वो एंथ्रोपोलॉजी है, मानव विज्ञान है। तो मानव विज्ञान ने इसको बहुत रिच बनाया, बहुत विपुल बनाने का काम किया और इसका समय जो है वो बड़ा पसरा हुआ है, बहुत फैला हुआ है। यानी 30 लाख वर्ष पूर्व, 30 ईयर्स लाख पूर्व, समान काल से 30 लाख वर्ष पूर्व। हम बीसी नहीं बोलेंगे, अगर फ्लो में अगर बोल दिया जाए तो आप सुधारेंगे और आप लोग भी अब प्रयास करें कि समान काल से पूर्व बोलने की और ईस्वी सन के बाद की चीज़ को समान काल के बाद बोलने की। तो 30 लाख समान काल से पूर्व से लेकर 3000 समान काल से पूर्व तक के इतिहास को ये अपने अंदर उसके तथ्य को, उसके फैक्ट को समाहित करता है। काल की दृष्टि से इस पे अगर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, तो सबसे बड़ा आयाम इसी के पास है, सबसे बड़ा पसराव इसी के पास है, सबसे लंबा समय इसी के पास है कि 30 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 30 लाख 30,000 तक का ये समय अपने अंदर रखता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंस है और हर चीज़ का आदि यहीं से होता है, चीज़ें ओरिजिनेट यहीं से होती हैं। दूसरा है हम आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। इसकी ब्यूटी ये है कि इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, खोप और लिखित साक्ष्य भी हैं। लेकिन लिखित साक्ष्य अभी तक डिकोड नहीं हुए, यानी हम पढ़ नहीं सके हैं। तो फिर बात कहाँ चली आई? तो ये संभावना मानी गई आज नकल मानव धरती का सबसे विवेकशील मानस पुत्र है धरती का, तो कहीं ना कहीं रास्ता खोजेगा। तो इसको अलग से क्लासिफाइड करके छोड़ दिया गया, प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास। लेकिन इसका निर्माण किससे हुआ? तो इसका निर्माण केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से हुआ है। जो भी फाइंडिंग्स मिला है,
खदाई से, खुनाई से, किसी के प्राप्ति से, उससे इसका हुआ है। भारत में के लिए यह काल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो बोल लीजिए, का काल इसी में आता है, और वो फुल फ्लेज विकसित सभ्यता थी। इन दिनों इस पाकिस्तान में है, इसका मेजर पार्ट हिंदुस्तान में भी है, दोनों देश में, दोनों उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदारो और हड़प्पा पाकिस्तान के पास है, मोंटोंगरी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ बाढ़ अभी आया था, अभी उसका प्रभाव है। और आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मुझे मोहनजोदारो या हड़प्पा के बिल्डिंग में पानी का कहीं भी ब्लॉकेज नहीं हुआ, ठहरा नहीं। आज भी उसका ड्रेनेज सिस्टम इतना सफिशिएंट और अप्रिसिएबल है कि हमें केवल वो पानी जहाँ नीचे आके गिर के डम हुआ, वहाँ से वाटर लॉगिंग हटाना पड़ा। हमें उन किलाओं में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पानी के प्रेशर से कुछ दीवारें ढह गए। ठीक उसी समय भारत के सनशाइन सिटी बेंगलुरु में बाढ़ से होता है। तो बेंगलुरु में हम लोगों ने ऐसा लैंडलॉक बेंगलुरु को कर दिया कि रोना पड़ा लोगों को, पानी नहीं निकला। तो सोचिए, आगे इतिहास प्रश्न भी खड़ा करता है, आपसे जवाब भी ढूंढता है। आप खुद सोचिए कि अनुमान लगाइए कि कितने हमारे पूर्वज, यानी हमारे इतिहास के, संस्कृति के ऐसे भी साक्ष्य हैं जो इतने उन्नत, आज से अगर जोड़ेंगे तो 4,500-5,000 वर्ष पूर्व क्या था और क्या हम उस मुकाम को प्राप्त किए हैं। एक सवाल हम सबके बीच है। तीसरा, हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य भी है और रिटेन साक्ष्य भी है। रिटेन साक्ष्य भी डिकोड है, पढ़ा गया है। तो यहाँ से इतिहास की यात्रा शुरू होती है और टिल डेट, आज तक का इतिहास का लेखन इन्हीं दोनों के सहयोग से होता है। सपोज दैट भारत का पार्लियामेंट बहुत जल्दी क्या बन जाएगा, वो दर्शनीय स्थल बन जाएगा, म्यूजियम बन जाएगा। तो आज भी अगर पार्लियामेंट पे कोई लिखना चाहेगा तो उस म्यूजियम के सहयोग से बहुत कुछ लिख सकता है कि कैसे वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट था, बहुत सारे उस भव्य। तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि पुरातत्व का मतलब है पुराना इतिहास। नहीं, हर चीज़ आज भी उन चीज़ों के बदौलत हम इतिहास को एस्टैब्लिश करते हैं। बाढ़ में किसी गांव का पूरा बह जाना, भूकंप में तो नष्ट हो जाना, तो वो सारे चीज़ों से हम लिखते हैं, बना सकते हैं। घर का स्ट्रक्चर क्या था, मतलब जो कुछ भी, कैसे ईंट यूज हुए थे। तो ये दोनों स्रोत संग संग आज तक चल रहे हैं। लेकिन केवल पुरातत्व से 2 फेज के चीज़ों का ही हम वर्णन कर सकते हैं, प्री हिस्ट्री और प्राग इतिहास और प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास। आदि इतिहास में ये संभावना है, हम मनुष्य हैं, संभावनाओं में जीते हैं, आशावादी हैं कि कल को कुछ चमत्कार हो सकता है। तो इसलिए उस चैप्टर को हमारी आने वाली पीढ़ी और तर्कसंगत ढंग से हड़प्पा को पढ़ पाएगी, बहुत सारी चीज़ों को ठोस जान पाएगी, इस तुलना में कि हम अनुमान लगाते हैं कि ये था, ये रहा होगा, ऐसे रहा होगा। अनुमान किस संदर्भ में लगाते हैं? तो आज के डेवलपमेंट को। लेकिन उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है, उन सारे टाउन प्लानिंग को देख के लगता है कि अनुमान में भी अभी कच्चापन है। खैर, वो गर्व की बात है, गर्व में है भविष्य के, जब होगा देखेंगे। तो ये जब भी इतिहास को पढ़े तो इस संदर्भ में पढ़ें और कंफ्यूज ना करें। तो इस तरह से क्या निष्कर्ष निकला कि हिस्ट्री में 3 टियर या त्रिकाल, 3 पीरियड सिस्टम है। पाषाण युग,
ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। इसी से मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि पाषाण युग, जिसमें पूरा फंस जाता है प्रागैतिहास। पाषाण युग के अंदर क्या आ गया? प्रागैतिहास। अगर प्रागैतिहास की जगह कोई पाषाण युग कहता है तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या कहना चाहता है, क्योंकि फिर पाषाण युग में डिवीजन है। चाल चरित्र जैसे ट्रांजिशन पे आके बदल जाता है। बताया कि मनुष्य का जीवन बहुत गतिशील है, और वो जब गतिशीलता दिखने लगती है तो डिफरेंसेस आ जाता है। उसके हथियार में आ गया, उसके खान पीन के व्यवहार में आ गया, उसके एनाटॉमी चेंज कर गया, शरीर में भी परिवर्तन हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब एक से दूसरे के अंदर हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें कॉमन्स रहती है। जैसे हम पैलियोलिथिक एज को 3 भाग में बांटते हैं, पाषाण काल को। तो पहला पूरा पाषाण युग पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज मध्य पाषाण युग, और नियोलिथिक एज नवपाषाण युग। 3 एज है। मेसियोलिथिक की कल्पना बहुत ही रिसेंट कल्पना है, बहुत पहले नहीं थी, लेकिन नहीं, देखा गया कि नहीं, मध्यकाल है, इसमें ट्रांजिट होकर कुछ और आ रहा है, नवपाषाण में कुछ और आ रहा है, इसीलिए मीसोलिथिक को लिया गया। और फिर इसके भी अपने 3 काल हैं। पूरा पाषाण के भी 3 हैं। उत्तर पूरा पाषाण यानी प्री पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। ये याद रखिएगा, इसके 3 हैं। उसके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, बता दिया मैंने। उसके हथियार के कैरेक्टर्स अलग हैं, सब चीज़ के कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल बदल जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉमन्स हो जाती है, इसलिए कॉमन के अंदर ले आते हैं। क्या इसमें भी कॉमन है कि सब कुछ जो मिला है पत्थर का है, अभी तक मेटल का प्रवेश नहीं हुआ है। छोटे बड़े नुकीले ये हुए हैं, लेकिन अभी तक क्या नहीं आया? धातु कर्म नहीं आया है, मेटल और मेटलर्जी की एंट्री नहीं हुई है। सब कुछ पाषाण से है, इसलिए इसके साथ नाम पाषाण है। उसके बाद मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो ये मेसोलिथिक एज हो जाता है। उसके बाद नवपाषाण नियोलिथिक, नवपाषाण से जीवन को एक रफ्तार मिलने लगता है। कहीं न कहीं मनुष्य अब अस्थायित्व की ओर अग्रसर होता है तो पशुचारू ही, लेकिन संग संग थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी करने लगता है। पॉपुलेशन भी अब थोड़ा बढ़ने लगा है। तो ये सारे कैरेक्टर नवपाषाण के हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट बहुत बड़े इतिहास के, मतलब इतिहास क्या, प्री हिस्ट्री के ब्रिटिशर्स थे, और बहुत बड़ा योगदान है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल हमें लूटा ही नहीं, हमें बहुत कुछ दिया, खासकर एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी। इस संदर्भ में अगर वो बहुत सारी चीज़ों दे के एस्टैब्लिश किया, और वो एस्टैब्लिशमेंट इतना रिच है कि जब मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता हूँ, जो पहला आदमी यहाँ पढ़ाई लिखाई से जुड़कर काम किया वो विलियम जोन्स था। वो 17वीं शताब्दी में ही सारा काम शुरू करता है, और विलियम जोन्स जो इतिहास के हैं इसलिए जानना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज, जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था, और उसके बाद 19वीं शताब्दी में जैसे मैकाले आता है 1833 में, वो मैकाले मिनट्स लिखता है, तो बड़ा भला बूढ़ा मुझे कहता है। फिर मैं चूँकि मुकम्मल जब मैं इतिहास पढ़ा तो मैकाले के नाम एक चिट्ठी मैंने लिखी, मीन्स कि मैकाले तो अब इस धरती पे नहीं है, कि मैकाले ने ऐसा क्यों सोचा, अगर मैकाले की जगह मैं होता तो मैं भी वैसा सोचता। ये इसलिए सोचा कि उसके पास ज्ञान की कमी थी, उसे नहीं पता था हड़प्पा के बारे में। ये सब तो 20वीं शताब्दी की घटना है, जब रेल का विस्तार होने लगा। ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की घटना है। पर्पसली अजंता एलोरा तब पता चला, उसकी गुफाओं का वो पेंटिंग देखता। इवन चाणक्य के बारे में, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी 20वीं सदी के प्रारंभ में ही पता चला। उससे भी वो बहुत, कालिदास के बहुत चीज़ों के बारे में उसको नहीं पता चला। तो साहित्य इतना बड़ा था कि मिल्टन का गुणगान गाता है
कहीं से हमारे कालिदास कमज़ोर नहीं है, और साथ से एडमिनिस्ट्रेशन देखता, फिर हड़प्पा को देखता कि ये कितने वेल एस्टैब्लिश लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट को इसलिए याद किया जाए कि कभी भी इस पे MCQ अच्छी तरह याद रहना चाहिए कि ये भारतीय प्री हिस्ट्री के फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री रॉबर्ट ब्रूस फुट से याद रखिएगा, पैर से रॉबर्ट ब्रूस फुट कभी नहीं भूलिएगा। ये बड़ा वर्जिन फैक्ट है, तो इसको याद रखिएगा तो MCQ में काम आएगा। इन्होंने अपना पहला पूरा पाषाण उपकरण के रूप में कुल्हाड़ी हस्त कुठार पल्लवारम चेन्नई में खोजा था। तो अब यहाँ पे एक दूसरा MCQ बनता है कि पहला प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण काल में यानी उत्तर पाषाण काल में क्या मिला था। तो पहला मिला था कुल्हाड़ी हस्त कुठार, ठीक है। और कहाँ मिला? पल्लवारम चेन्नई में खोजा था। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और इसी खोज के चलते ये इतने बड़े आदमी हुए। अब हम बात करते हैं कि केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित समुदाय और संस्कृति जो केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे बेस्ड है। तो आरंभिक पशुपालक, कृषि समुदाय, 9 पाषाण संस्कृति के स्रोत और संदर्भ सभ्यता के स्रोत, ये क्या है कि ये केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य पे जो मैं कह चुका हूँ, जिसके अंदर क्या आता है? कृषि समुदाय। कृषि की शुरुआत कब हो गई? तो नियोलिथिक 9 पाषाण संस्कृति में। अभी समाज पशुपालक ही है, पशुचारण ही मुख्य धंधा है, लेकिन कृषि एंट्री कर जाती है। और मज़ेदार बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब पाकिस्तान, कई बार लोग जीके में यहाँ फंस जाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब नहीं समझते हैं और गलती करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप का इतना ही मतलब है कि जो क्षेत्र कहीं ना कहीं हिमालय से जुड़ा हुआ हो। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला नीचे से शुरू होता है हमारे साथ पाकिस्तान, फिर चूँकि अफ़गानिस्तान से हमारा डायरेक्ट बॉर्डर नहीं मिलता है, हालांकि एक्सटेंशन है हिमालय का, तो हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं, या अगर कोई कर भी दे तो अपराध नहीं है। लेकिन MCQ में अफ़गानिस्तान विकल्प हो और बिना विकल्प के अफ़गानिस्तान की बात हो तो कभी भूल के वो गलती ना करेंगे, क्योंकि जनरली अफ़गानिस्तान को भारतीय उपमहाद्वीप के कॉन्सेप्ट में नहीं लिया गया है। और चर्चा इसलिए करते हैं कि वो एक डिबेट है, वो एक डिबेट है जो इस क्लास के लिए ज़रूरी नहीं है। सार्क के मेंबरशिप देते समय वो डिबेट खड़ा हुआ था। खैर, पाकिस्तान है और हमारा नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। चूँकि हिमालय को केवल ये मत मानिएगा कि पहाड़ है, वो गर्त में भी है, वो हिंद महासागर के नीचे तक है, अंडमान निकोबार, वो सारा हिमालयन जोन है। तो उसे उस इलाके से बांग्लादेश मिलता है। तो हम ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, यानी नेपाल श्रीलंका नहीं है, मालदीव नहीं है। गलती लोग कर देते हैं, श्रीलंका मालदीव मतलब सार्क पश्चिम एशिया के देश को मान बैठते हैं, ये भूल न किया जाए। तो मेरा ये कहना है कि पूरे हमारे भारतीय महाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहीं ना कहीं नवपाषाण काल के मिले हैं। तो सभ्यता स्प्रेड हुई थी और एक विस्तार नवपाषाण काल में देखते हैं और दूसरा विस्तार हम कहाँ आके देखते हैं? वैदिक काल में। तो इतना बड़ा एज का डिफरेंस है, तो माइग्रेशन के पैटर्न से पॉपुलेशन का पैटर्न बदला हुआ। और झारखंड का जो डेमोग्राफी है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नवपाषाण के ही ज़्यादातर लोग माइग्रेटेड हैं। ये विशेष रूप से याद किया जाए, चूँकि वो आर्य रेस के नहीं हैं। जो दूसरा स्थानांतरण हुआ, दूसरा अप्रव्रजन हुआ, वो आर्यन रेस का था और उसकी संस्कृति, उसकी बोली, उसकी भाषा अलग थी। वहाँ की बोली और भाषा अलग है, इसलिए ये पहले से समुदाय थे, इसीलिए ये आदिवासी भी कहलाए। ऐसा एक थॉट है
और ये इसको काटा नहीं जा सकता है। प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य तो बता चुका हूँ, मृदभांड, कपड़े, मवेशी, हड्डी, पालिशदार पत्थर, उपकरण, लघु पाषाण, हड्डी के उपकरण, कृषि चिन्ह, चक्की, ओखली, मुसली, पिसाई के पत्थर, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, राख के टीले आदि। ये सारी चीज़ें हमारे लिए स्रोत है। एक आर्कोलॉजिस्ट के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और 85% पालतू पशुओं के हैं हड्डियाँ। किसके हैं? तो डोमेस्टिकेशन हम प्रॉपर जान चुके थे नवपाषाण काल में। और उसमें कैसे ये पता चला? तो कार्बन तिथि आंकने से ये निर्धारण हुआ कि 85% पालतू पशुओं के थे। अच्छी खासी संख्या में जिस पशु से आज भी हम परिचित हैं वो पालतू हमारे इन लोगों ने बना लिया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि कैसे पुरातत्व इतिहास को डिकोड करता है, कैसे खोलता है स्टोन एज को, पाषाण काल को, और उसके लिए क्या क्या स्रोत है। अब हम आते हैं दूसरे फेज पे, सैंधव सभ्यता यानी प्रोटो इतिहास पे, आदि इतिहास पे। इसलिए अगर काश इसका अगर रिटेन साक्ष्य नहीं मिला होता तो ये भी उसी में जुड़ जाता, फिर अलग से इसको नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन रिटेन मिल गया है, वो पढ़ा नहीं गया तो ये जुड़ गया। तो इसके साक्ष्य क्या है सैंधव सभ्यता के? कोई पूछता है आपसे किस ये इतिहास किस चीज़ पे बनता है, तो आर्कियोलॉजिकल। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं सैंधव सभ्यता में बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी जान जाइए। अन्न कोठागार, स्नानागार, नाव बनाने का स्थान जिसको हम जहाज भी कह सकते हैं पानी का, डॉकयार्ड जैसे लोथल में मिला। तो ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, पूरा सिस्टम है। पूरा धौलावीरा इतना बड़ा खोजा गया, अब उससे भी ऊपर बनवाली होता जा रहा है। रखाल गाड़ी है, लग रहा है कि वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि खुदाई दो ढंग की होती है। एक वर्टिकल खुदाई होती है, ऊर्ध्वाधर, वो बड़ा आसान है नीचे मशीन से खोदना। लेकिन हॉरिजेंटल खुदाई जो होती है बड़े दूर तक होती चली जाती है, क्षैतिज। उसमें बड़ा संभल के खुदाई भी करना होता है ताकि चीज़ें और डिस्ट्रॉय ना कर जाए, क्योंकि एकदम से दब गई है मिट्टी के नीचे तो उस खुदाई में बहुत पैसा लगता है। अब ये एक विकासशील राष्ट्रों के लिए इतना संभव नहीं है कि अपने जीवित पॉपुलेशन को इतने अच्छे से खिलाए और फिर इतिहास को खोजे, तो धीरे धीरे स्लो चलता है। वैसे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने कमाल का काम किया है, जिसमें पहला योगदान तो अंग्रेज़ का था आज भी, और इसमें यूनेस्को और तमाम अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समुदायों का सहयोग रहता है। तो ये क्लियर हो गया। तो धातु में आपको यहाँ पे धातु भी मिल गया है। क्या मिला है? तो धातु में से ये भिक थे, सैंधव शब्द वाले मेटालर्जिक जान चुके थे, और इसको हम चाल्कोलिथिक एज भी बोल देते हैं, चूँकि इसमें अब पत्थर, पाषाण संग धातु की एंट्री हो गई है। लेकिन किस धातु की एंट्री हुई है ये याद करने से बेहतर है कि इस ट्रिक पे चलें कि इसमें लोहा नहीं आया है, बस, और कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ऑल कॉमन नोन मेटल्स इन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिए थे, जान गए थे। आयरन नहीं आया, बस यहाँ पे एक ही दिमाग में बैठा लेना है कि आयरन नहीं आया। क्या जान गए थे? तांबा, कांसा, लीड, टीन। अब जैसे ही कांसा बनेगा तो ऑटोमेटिक जहाँ जिस सभ्यता में कांसा मिलेगा तो लीड और टीन होगा ही, चूँकि मेटलॉय है। और जब मेटलॉय मतलब 2 मेटल से 3 मेटल से जब कोई चीज़ बनता है तो उसमें ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती है, यूज होती है। उसके बाद एक नृत्य करने वाली धातु की लड़की मिली है, छोटे छोटे रथ हैं, गाड़ी हैं, जानवरों के उदाहरण कम हैं, लेकिन हैं कुछ ना कुछ धातु में। मैं धातु में बात कर रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत कर जाइए कि मैं मृण मूर्ति या सेल खरी की बात कर रहा हूँ। मतलब स्टोन की, जिप्सम टाइप का एक स्टोन होता है। तो कुल्हाड़ी, छेनी, चाकू, तीर, ब्लेड, सोना चांदी से सबसे इनका परिचय था। मतलब चीज़ें भी बहुत चीज़, सब चीज़ बना लिए थे दैनिक आवश्यकता के, कि देख रहे हैं छेनी भी था, चिसिल भी था, कुल्हाड़ी भी था, चाकू भी था, तीर भी था, सोना चांदी, तांबा और कांस,
ये सबसे भली भांति परिचित थे, अपरिचित थे तो लोहे से। देन जानवर की हड्डियाँ, क्या क्या जानवर की हड्डियाँ में मिली हैं? घोड़े, हाथी, कुंवर वाले सांड। कुंवर वाले सांड का बड़ा इंपॉर्टेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहा है। उसके बाद बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, हिरन, घड़ियाल, इन सब से ये बहुत अच्छे तरह इसकी हड्डियां थी। अब एक इसमें डिबेट हिस्टोरियन के बीच एक सोर्स की एक बात को लेकर कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ काऊ। काऊ रहा होगा, क्योंकि कुंवर वाले सांड का इसीलिए इंपॉर्टेंस था कि वो बलशाली होता था और उसको कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति के रूप में लोग देखते होंगे। तो जब गैया नहीं थी तो कुंवर वाले सांड का कल्पना मुश्किल है। तो गाय थी, लेकिन उतनी पॉपुलर नहीं थी जो इसके बाद की सभ्यता में गाय को इंपॉर्टेंस मिला, वैदिक काल जिसको कहते हैं, जहाँ के विस्तार आज तक हम हैं। रहा होगा बहुत कम। तो घोड़े, हाथी और बैल भी हैं, तो गाय भी था, भैंस, बकरी, भेड़, ऑलमोस्ट जितने महत्व के जानवर हैं आज भी, वो सब इस सभ्यता के लिए भिज्ञ थे, क्योंकि सबकी हड्डियाँ मिली हैं। उसके बाद इस सभ्यता को पढ़ने का और क्या स्रोत है? तो अनाज और फसलें। क्या बताता है? इससे हम कृषि जानते हैं, इससे हम एनिमल हस्बेंड्री को समझ रहे हैं कि कैसा था उस। मेटलर्जी ही किसी सभ्यता का आज भी, जो सभ्यता जितना अधिक मेटल का यूज करेगा उतना सिविलाइज्ड होगा, उतना वो पावरफुल होगा, उतना वो उद्यमी और उतना ज़्यादा विकसित होगा। एक ये भी तरीका है कि पर कैपिटा कितना स्टील का खपत है, सीमेंट का खपत है, इससे भी राष्ट्र के संपदा को आंका जाता है, केवल ये नहीं कि कितना जीडीपी है। तो इन सारे चीज़ों से भिन्न होना ही बताता है कि बड़ी मजबूत नींव थी, बड़ी व्यवस्थित जिंदगी थी। अनाज में जौ है, गेहूं है, राई है, मटर है, तिल है, सरसों है, चावल है, कम है, कपास है। तो लेकिन जब विश्व इतिहास को हम पढ़ते हैं तो उसमें विश्व इतिहास में कई मेरे वीडियो होंगे इग्नू पर्पज से, क्योंकि ये चैनल पूरा एजुकेशन को डेडिकेटेड है। मेरा केवल सरोकार शिक्षा से है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस में, यानी इग्नू के स्टूडेंट हों तब, या वही स्टूडेंट कभी टीचर बनते हैं, वो बीएड किए, कोई एमए किए, और उनकी जो समस्या होती है जब उनसे बात होती है कि सर इस पे क्लास कर दीजिए, तो जैसे इन दिनों यूपीएससी प्रिंसिपल पे क्लास चल रहा है, इन दिनों जैसे झारखंड पीजीटी का है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ है। चूँकि मेरा संबोधन ही गुरुवर है और बहुत ऑनेस्टली, बहुत कम पैसे में हम लोग चीज़ों को करते हैं। बीएड के प्रोग्राम्स जो कुछ भी, या कहीं एडमिशन प्रोसेस है, बीएड, डीएलएड, मतलब एक एजुकेशन के अम्ब्रेला में हम हैं, हम प्योर कंपटीशन में नहीं है, एकेडमिक है। इसलिए हमारे और भी वीडियो अगर मिलते हैं तो देखिए कि हिंदुस्तान में लगभग 5000 6000 समान काल से पूर्व से लेकर 1000 समान काल के पूर्व तक, यानी वैदिक काल तक, बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह फसलों का स्थानांतरण हुआ है, बहुत धूम के हुआ है। इस मुगालते में नहीं रह जाइएगा कि वास्को डी गामा के बाद ही कोई ट्रेड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है यूरोप से। लोगों का आवाजाही खूब है, हर काल में, क्योंकि मनुष्य ऐसे थोड़ी प्रकृति का विजेता काला है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर से आई हैं, सदैव याद रखें। सबका मिलेगा तो अफ्रीका के आसपास, कुछ लैटिन अमेरिका, कुछ कैरिबियन क्षेत्र से मैक्सिमम चीज़ें आई हैं। हमारा अपना जो चीज़ है कपास है। कपास का और कहीं एविडेंस नहीं है, हमारे यहाँ से गया है, चाहे मेसोपोटामिया गया हो, चाहे वो इजिप्ट, कहीं भी गया हो कपास। तो कपास में हम ओरिजिनल हैं,
ये भी एक गौर करने की बात है ऐतिहासिक साक्ष्य को पढ़ते समय। सीलें क्या होती थी? सेल खरी की होती थी। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया कि हड़प्पा की सीलें किस चीज़ की होती थी, तो सेल खरी क्या है? मेटल? नो, वो क्या स्टोन है, वो जिप्सम टाइप का है, बहुत जो सीमेंट के काम आता है, पीस के सीमेंट बनाया जाता है। सेल खरी बहुत स्ट्रांग है, वो मतलब मौसम से जो चीज़ें डिस्टर्ब ना हो उस कैटेगरी का वो पत्थर है, बारिश से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अपने आप गिरने से टूटता नहीं जब तक उसको तोड़ा नहीं जाए। तो सेल खरी की सीलें थी, 2000 सीलें प्राप्त हुई हैं केवल हमको हड़प्पा पढ़ने में। प्रमुख सील पुरुष देवता का है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सील मिला है, बड़ा चौड़ा है, वो एक पुरुष देवता का। क्या है उसकी खूबी? इसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा रिलीजियस कॉन्सेप्ट में हुआ है, खासकर सैबिज्म वाले करते हैं। इमरजेंस ऑफ द लॉर्ड शिवा माना जाता है, इसीलिए उनको पशुपत कहा जाता है। एक और बात बता दूं कि शब्द के जो पर्याय हैं, अगर किसी का 10 नाम है तो ये नाम का मतलब ये नहीं है कि इसके बदले वो बोल देना, नहीं, उस कैरेक्टर से वो नाम है। महादेव एक और कॉन्सेप्ट है, पशुपत महादेव एक और कॉन्सेप्ट है, तो भोले शंकर एक और सेंस में कहा जाता है। डिफरेंट काइंड्स, किसी भी नाम में पर्याय है तो उसकी भूमिका बदल जाती है। ऑलवेज मेंशन इट, इसको सदा भी याद रखें। तो सिर पे 3 सिंह है, बड़ा यूनिकनेस है कि 2 होना चाहिए, 3 सिंह ही हैं। पद्मासन पे बैठे हैं, यूनिक थिंग। उसके बाद एक हाथी, एक बाघ, गैंडा, ये तीनों ओर से घेरे हुए हैं, ठीक है। एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा। आसन के नीचे एक भैंसा और खड़े 2 हिरन हैं अधिकांश सील पे। तो ये किसका है? पुरुष देवता का, जिसको पशुपत महादेव कहने में कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति है और पशुओं से घिरा हुआ है। ये भी बड़ा अच्छा एमसीक्यू इस पे बनता है, जो मैं बना के भी दूंगा, और देख लीजिए कि क्या क्या है उस सील में। 50 एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, अधिकांश सील जो है, एक तो मेजर सील जो मिला है वो लघु लेखों के साथ साथ, लघु मतलब 2 शब्द 3 शब्द, क्योंकि पढ़ा नहीं गया तो 4 अक्षर 5 अक्षर। एक कारण ये भी है कि इसके अल्फ़ाबेट इतने बड़े हैं, इतना ज़्यादा है कि डिकोड करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि भाव चित्रात्मक शैली में कुछ लिखते थे, फीलिंग आ गई किसी ढंग की, क्योंकि भाव में भी कॉमन भाव नहीं हो सकता है। चीज़ें, हर चीज़ का अलग नाम रख देता हो हर जगह, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स थॉट बताता है ये सभ्यता, कि इतनी चिंतन की भिन्नताएं थी कि भाषा उसको बहुत इनलार्ज करती है। यानी सोचिए कि 2500 से 400 तक जिसकी अल्फ़ाबेट हो, यानी लिपि हो, जैसे अंग्रेजी के 26 लेटर हैं, उस तरह से 200 से 250 से 400 तक कई चीज़ें इतनी मिलती जुलती है कि अनुमान से ही हम कह देते हैं या तो अलग है या क्या है, ये समस्या है। खैर, तो अधिकांश मेजर सील जो मिला है 2000 में, लघु लेख के साथ साथ एक सिंगी, सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियाँ उकरी है। इसी से निष्कर्ष निकलता है जो मैंने पीछे कहा था कि गाय का अस्तित्व उस रूप में नहीं था। यह माने गाय हमारे लिए आराध्य हो या दूध के लिए हम उसी पे डिपेंड हो, हम ज़्यादा भैंस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये देखने की यहाँ पे बहुत मार्के की बात है। खैर, मृद मूत्रकाय, ये मिट्टी के बर्तन, बच्चों के खेलने, आग में पकी मिट्टी की मूर्तियाँ, इसका उपयोग खिलौना के रूप में, या हो सकता है कि मूर्ति पूजक भी कई लोग कहते हैं कि ये थे, क्योंकि वो प्रस्तर भी जस्टिफाई कर रहा है, लिंग, योनि, ये सब की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। तो आज तक इसका प्रभाव है। जो आप बच्चे के गले में जो देखते हैं चांद, वो योनि का प्रतीक है, और छोटा सा लिंग देखते हैं, छोटा सा दांत जैसा निकला हुआ लिंग का प्रतीक है। तो हम हर सभ्यता लिंग पूजक और योनि पूजक रहा है। इसमें तो एक योनि से निकलते वृक्ष भी है, तो ये समाज को माना जाता है कि लिंग और योनि पूजक थे ये। खैर,
अच्छा, उसके बाद होता था फिर पक्षी, छोड़ा कुछ नहीं है सत्ता ने। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कितना फैंटास्टिक है सैंदव सभ्यता के स्रोत, कि पक्षी से भी ये बड़े अच्छे से वाकिफ थे। कुत्ता, भेड़, गाय, बैल, बंदर और सबके छोटी छोटी मिट्टी के पके हुए मूर्तियाँ मिली हैं, जो आज तक मानव सभ्यता में सब जगह मिलती है। टेराकोटा उसी को हम बोलते हैं। उसके बाद एक और बात है कि पुरुष से ज़्यादा स्त्रियों की मिली है। ये बहुत मार्के की बात है कि इसके स्रोत मूर्तियों में पुरुष से ज़्यादा स्त्रियों का है। तो इसका मतलब है कि स्त्री का इम्पोर्टेंस था, उस ढंग से नहीं था कि उसे दबा दिया गया हो। उसका लिपि 400,000 नमूने मिले हैं पत्थर की मुद्राओं और अन्य वस्तुओं पर प्राप्त हुई है, जो कुल मिलाकर 250 से 400 चित्राक्षर हैं। समाधान जो वो क्रिमिनेट करते थे मृत्यु के बाद, तो उससे हमको बहुत चीज़ मिल गया है। चूँकि ये दफनाते भी थे, कुछ जगह जलाने की भी है, और कुछ भी करते हो, जैसे पूरी की पूरी खोपड़ी मिली है, जलाने पे नहीं मिलेगी। अनेक उपरत्न मिले हैं, वो डालते थे। वर्ल्ड के हर सिविलाइजेशन के साथ है कि वो मानते थे कि शायद इसकी आवश्यकता उनको पड़ेगी। तो बहुत सारे, अब उसमें मिस्र तो बहुत आगे है, आप जानते हैं ममीज़ के बारे में। तो उपरत्न, लघु पात्र आदि लगता है कि दफना दिया जाता था। हालांकि सावधान, जब हड़प्पा पढ़ाऊँगा तो मैं हड़प्पा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये याद रखिएगा। मैं ऐतिहासिक, ये सारे स्रोत से मैं हड़प्पा पढ़ाऊँगा। अपने मन से कुछ भी मैं उठा के किसी किताब से बच नहीं दूंगा, ये था वो था वो था। दिस इज़ नॉट फैक्ट, ताकि कभी जीवन में गलती ना हो आपको क्वेश्चन MCQ को एस्टैब्लिश करने में। निष्कर्ष, हड़प्पा की पूरा वस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंट सम्मिलित हैं। हड़प्पा संस्कृति तक के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास मात्र निष्कर्ष के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य है। अब ये क्लास यहीं रुक रहा है, चूँकि केवल हम पुरातत्व पे बात कर रहे हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे लिखित साक्ष्य पर, और जब वो क्लियर होगा फिर इतिहास को इन्हीं दोनों स्रोतों से शक्ति हम अर्जित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अपने मन से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको मैं बहुत बेसिक और गहराई से पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि कुछ भी न छूटे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दुनिया का देना चाहो इतिहास से, उसमें परफेक्शन आए आपके सोच में, निष्कर्ष निकालने में। और MCQ इसका अप्रोच है कि कोई भी MCQ में कन्फ्यूज़न ना हो, उसको दूर करेंगे। जय हिंद।